तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट की इस मैराथन क्लास में। उम्मीद है आप लोगों ने एथिक्स वाले लेक्चर्स देख लिए होंगे और आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपके इंटरमीडिएट में भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके इंटरमीडिएट में भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट में भी है, इसलिए भी ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप अच्छे से पढ़कर जाओगे, यहां से अच्छे समझ डेवलप करके जाओगे तो इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स पाओगे। ठीक है ना? तो हम इसको शुरू करते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कहता है कि इस एक्ट का छोटा नाम क्या है। इस एक्ट का छोटा नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये कब से कमेंस हुआ? ये कमेंस हुआ 1 जुलाई 1930। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां है? इसकी एप्लीकेबिलिटी है होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर पर भी। ओरिजिनली जब ये लॉ बना था तो इट वाज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो गया। ठीक है जी। टिल 1930 इट वॉज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने आपको जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तब बताया था कि जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू में बना था तो पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये दोनों जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे। ये जो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये सेक्शन 76 से लेकर 123 तक चैप्टर 7 के नाम से जाना जाता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन बाद में चलकर सरकार ने देखा कि भाई सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, इसलिए हमें एक नया लॉ सेल का बनाना होगा। तो 1930 में इसका एम्प्यूटेशन हो गया, वहां से ये रिपील हो गया और एक नया लॉ बना दिया गया जिसका नाम रखा गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। चलिए, ये पहले चैप्टर 7 में था, सेक्शन 76 से लेकर 123। एक और बड़ी रोचक बात इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में है। 22 सितंबर 1963 तक इसके नाम में इंडियन शब्द भी था, यानी कि इसका पूरा नाम था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट 1963 22 सितंबर 1963 को हमने इसमें से इंडिया शब्द हटा दिया, है ना? तो इसका पुराना नाम क्या था? द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1963 के बाद इसका नाम क्या हो गया? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर है जी? तो आ गया क्या क्वेश्चन? जैसा कि परंपरा है, कुछ पढ़ा है तो उस पर जवाब दो। यस सर। तो तैयार है आप लोग? यस सर। तो ये रहा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 September 1930, 1 July 1930, 1 जुलाई 1930, 1 जुलाई 1930। A, B, C या D? 1 जुलाई। B लॉक किया जाए? 1930। चलिए B लॉक किया जाए। सही जवाब देखते हैं और सही जवाब है B, 1 जुलाई 1978। बिल्कुल सही जवाब। सब लोगों का 2-2 नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन है। द वर्ड इंडियन was dropped from sale of goods act on 22 September 1963. 22nd September 1963। फाइनल जवाब यस सर, कर दिया लॉक किया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, और ये सही जवाब 22 सितंबर 1963। जोरदार तालियां बजती रहे। 4 नंबर हो गए आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। The provision of sale of goods act were earlier contained in Chapter 5 of Indian Contract Act,
6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, एक ने तो सी आने से पहले ही बोल दिया सी। सर सी चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, पूरा बताने की जरूरत नहीं है, ABCD बता दीजिए, मैं उससे ही समझ जाऊंगा। सर सी सी सी, सी फाइनल जवाब। सर सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। सी को लॉक चलिए किया जाए। सी को लॉक किया जाए। और कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि ये भी सही जवाब, 6 नंबर। वाह, आज तो मजा आ गया आप लोग का। अगला जवाब थोड़ा टेढ़ा है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया फ्रॉम वेरी बिगनिंग, फ्रॉम 1930, फ्रॉम 1963 या फ्रॉम 2000। डी सर डी सर सोच लीजिए, आपकी सभी लाइफ लाइन जा चुकी है। कंप्यूटर जी डी लॉक किया डी को लॉक किया जाए। और डी सही जवाब। सर डी को लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, सही जवाब डी फ्रॉम 2019। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट, उसी के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई हुआ, और ये वाला भी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। देखिए यहां 5 चीजें बताई गई हैं। पहला, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल का मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए। यहां पर 2 पार्टीज होंगी। पहली पार्टी जिसे हम कहते हैं बायर, और दूसरी पार्टी जिसे हम कहते हैं सेलर। बायर कौन होता है? हु सर जो माल Actually- खरीदता है, हु बाय द buys or intends to buy, जो खरीदता है या खरीदने की इच्छा से सेलर के पास अपनी इंटेंशन लेकर आता है। तो सेलर कौन हुआ? वन सर Who जो actually- बेचता है माल, सेल्स, हु और सेल्स द गुड्स, है ना, ऑफर्स टू सेल, प्रिटेंड टू, है ना, इंटेंट टू सेल या ऑफर टू सेल। यानी 2 पार्टियां होनी चाहिए, 2 पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनुष्का बेटा अपना माइक्रोफोन बंद कर लो। कौन खा रहा? आपने खाए? अनुष्का माइक्रोफोन बंद कर लो। हो गया, गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होता है। ठीक है जी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो किसके हिसाब से बनेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बनेगा। तो इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस भी अप्लाई होते रहेंगे। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस चीज के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, एक को कहते हैं हम स्पेशल, और एक को कहते हैं जनरल। स्पेशल मतलब डिलीवरी केवल, और जनरल मतलब ओनरशिप। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं या जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉपर्टी, ओनरशिप, है ना। कैसी? जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। डिलीवरी तो एक कंसीक्वेंट कंडीशन है, ओनरशिप ट्रांसफर होना मूल बात है, मेन बात है, रूट कॉज है। डिलीवरी बाद में भी हो जाएगी सेल के, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब तक ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात नहीं है, कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तीसरी बात है गुड्स। गुड्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे। और प्राइस, प्राइस क्या है? प्राइस है कंसीडरेशन,
फॉर सेल। अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कंसीडरेशन नीड नॉट बी इन मनी। जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन मनी में ही हो, इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विस, है ना। बस वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहा है कि प्राइस कैन ओनली बी इन मनी, प्राइस केवल मनी में ही होगा। गुड्स के बदले गुड्स तो हो नहीं सकता है सेल में। क्या होगा गुड्स के बदले में? मनी। और प्राइस जो है वो कंसीडरेशन इन मनी ही होगा, कंसीडरेशन अदर देन मनी नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर हम कहें कि भाई गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं, तो क्या आप इसे सेल कहोगे? नहीं, इसे हम एक्सचेंज या बार्टर कहेंगे, नो सर। है ना। अगर मैं कहूं गुड्स फ्री में दे रहे हैं, तो क्या आप इसे सेल कहोगे? नो सर। इसे हम गिफ्ट कहेंगे, है ना। गिफ्ट। गुड्स के बदले जब आपको मनी मिलेगी तभी आप इसे सेल कह सकते हैं। यह भी हो सकता है कि मनी के साथ कुछ गुड्स भी मिले, ये हो सकता है, इसको भी सेल मानेंगे, है ना। लेकिन मनी तो जरूर मिलनी चाहिए। फिर इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल्स इसमें मौजूद होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, है ना। याद है कुछ किसी को? कुछ क्या क्या बताया था? फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट, कंसीडरेशन, है ना, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। स्पेशल याद आया? आज रितु बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। क्या हो गया लगता है? सर माइक बंद करके बैठ गई। सर सुन रही हूँ मैं। हाँ, सुनना नहीं है, बोलना भी है। सर बोलूंगी, अब बोलूंगी। हाँ ठीक, बिजी हो गई कहीं। ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या होना चाहिए? बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, और इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के सारे होने चाहिए। लो जी, आ गया क्वेश्चन। विच इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल? डिलीवरी, गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या प्राइस? सर डिलीवरी। डिलीवरी। ए डिलीवरी सही जवाब। ए डिलीवरी बिल्कुल सही जवाब है। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी एक कोलेटरल कंडीशन है, मेन कंडीशन नहीं है। देन एक और क्वेश्चन आया, स्पेशल प्रॉपर्टी मींस डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिलीवरी, बोथ या नन? अब की बार भी ये, पिछली बार भी ये। यस सर। सोच समझ के जवाब दो। सर ए पंकज? डिलीवरी। सर यही हुआ। सही होगा पक्का? यस सर। यस सर। चलो कंप्यूटर से पूछते हैं। जवाब है ए डिलीवरी, बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह, लड़के कहाँ चले गए आज सारे के सारे? आवाज ही नहीं आ रही किसी की। सर है हसन, लग रही आवाज आने। विवेक, पंकज, है ना। हाँ आ गए, अब आया वापस जोश। चलो, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन। क्वेश्चन समझ में आ गया? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स के नाम से ही क्लियर है, गुड्स हमेशा कैसे होते हैं? मूवेबल। Property in the goods in sale of goods act means ownership, possession, assets, custody. सबका जवाब ए है, लॉक किया जाए। सर ए। सबका जवाब है ए और सही जवाब भी है ए। वेरी गुड भाई, वाह, आज स्टूडेंट्स का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है, मजा आ गया। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज डिलीवरी। ऐसे ए बी सी डी बोलना है, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ए बी सी या डी बोलना है।
पहले ऑप्शंस आने दो। बी सर ऑप्शन बी ए ओनरशिप, बी डिलीवरी, सी गिफ्ट, ऑप्शन बी, और सही जवाब भी है बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। सर एक वॉलंटरी ट्रांसफर डी नहीं हो सकता, डी डी हो सकता है, ए सर यही होगा पक्का, नहीं मानोगे? Yes, sir. अरे मान जाओ, बिल्कुल नहीं मानेंगे बिल्कुल नहीं मानोगे। बहुत एक अच्छा। है। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ए, अरे नहीं ए है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई। आप ये मान के चलो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से अगर लेटस से 5 क्वेश्चन आए, है ना, तो 2 क्वेश्चन गुड्स के होंगे। मान के चलो आप, कुछ ना कुछ उसका गुड्स की डेफिनेशन से कनेक्शन होगी। पहला, गुड्स का मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 7 में क्या बताया गया है? कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो अपने उसी स्वरूप में एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके विदाउट डिसमेंटलिंग, बिना उसको तोड़े फोड़े वो चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तो हम उसे मूवेबल कहेंगे। ठीक है, ये पेन कैसा है? Movable property. मूवेबल मूवेबल सर, मोबाइल Movable. है ना, चश्मा, माइक, सब मूवेबल। और जिस बिल्डिंग में खड़े होकर मैं पढ़ा रहा हूं सर इमूवेबल नहीं है, वो इमूवेबल। ठीक है ना, तो इमूवेबल को इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। ठीक है, जमीन, बिल्डिंग, ये सब इमूवेबल है और ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। यानी जब कोई बिल्डिंग या जमीन बेची जाएगी तो उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, उस पर अप्लाई होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होता। इसमें शामिल है शेयर्स एंड स्टॉक्स। शेयर्स और स्टॉक्स भी गुड्स हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। मनी तो सबको पता ही होगा, है ना। मनी का मतलब है करेंसी, यानी जो आजकल चल रही है। 1000 का नोट मनी है? नो नो सर 1000 का नोट मनी नहीं है अब, है ना। 1 पैसा 2 पैसा मनी नहीं है अब। नहीं है सर, नहीं है, मुगल काल के जमाने के या नहीं है, मौर्य काल के जमाने के सिक्के मनी नहीं है। नहीं है। जो आजकल चलती है आरबीआई वाली करेंसी या सिक्के 1 का 2 का 10 का, वो है मनी। सर बिटकॉइन क्या होगा? बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं है ना। बिटकॉइन को तो मनी माना ही नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया में उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है ना। कल को अगर बिटकॉइन वाली कंपनी डूब जाए तो आप जाके शिकायत भी नहीं कर सकते हो। सरकार कहेगी हमने तो पहले ही मना किया था कि ये सब फर्जी खाना है, इसमें इन्वेस्ट मत करो, है ना। बार बार कह चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कह चुकी है, आरबीआई भी कह चुका है कि हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ठीक है ना। अब सवाल है एक्शनेबल क्लेम क्या है। क्या हर डेट यानी उधार एक्शनेबल क्लेम होता है? नहीं। केवल वही डेट एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा जिसको रिकवर करने के लिए आपको कोई सिविल एक्शन लेना पड़े, यानी आपको जाना पड़े कोर्ट। अगर वो उधार आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपने किसी को उधार दिया हुआ था, वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। आपने कहीं काम किया, सैलरी ड्यू हो गई, 30 दिन जो सैलरी ड्यू हुई वो 7 तारीख तक या 10 तारीख तक मिल जाएगी। ठीक है ना। वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, वो तो मिल ही जाएगी। उसके लिए आपको कोई अलग से सिविल एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई उधार
जो तभी मिलेगा जब आप कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। यानी ऐसा उधार जो कि किसी व्यक्ति ने बिना लीगल एक्शन के देने से मना कर दिया है। पैसा ड्यू हो गया था, हमने मांगा, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। अब वो पैसा कैसे मिलेगा? वो पैसा मिलेगा सिविल एक्शन से, लीगल एक्शन से। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब है ऐसा कोई उधार जो कि लीगल एक्शन के बाद ही रिकवर होगा। बाउंस चेक क्या है? एक्शनेबल क्लेम। ये दोनों चीजें, मनी और एक्शनेबल क्लेम, ये गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। तो हम अगर कहें तो मोटी मोटी 3 चीजें गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है: इमूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और एक्शनेबल क्लेम। इसके आगे कहता है, फ्यूचर गुड्स कहां से आ गए? अभी नहीं, एक और बात समझ लीजिए। ये कहता है कि इसमें एक और चीज शामिल है। क्या शामिल है? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड ट्रीज। अब एक बात बताओ जी, उगता हुआ पेड़ जो जमीन में लगा हुआ है, क्या आप उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हो? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। नो, नो सर, नो सर। नो सर। उसे बिना डिसमेंटल किए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। पेड़, उसके पेड़ फल है, को पेड़। इमूवेबल कहेंगे सर। उसके फल की बात तो अभी छोड़ दो, खैर, है ना। ये जो पेड़ है जो लगा हुआ है जमीन में, क्या आप इसे एक जगह से दूसरी जगह बिना डिसमेंटल किए ले जा सकते हैं? नो सर, नो सर, नो सर। है ना। आगे कहता है, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड ट्रीज व्हेन अग्रीड टू बी सीवियर्ड या कट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी, इको आ रही है, सब बच्चों को इको आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. नो सर। नहीं सर, नो सर। सर कभी कभार इको हो रहा है। कभी कभी इको हो रहा है। यस सर, वो किसी का माइक ऑन रहता है तब होता है सर। अच्छा अच्छा, ये सबके हो जाते हैं फिर इको। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, अगली क्लास में इसका भी Yes, निकालेंगे कुछ। तो ये कह रहा है जी, अगर पेड़ अलग से ट्रांसफर करने की बात हुई है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उससे पहले हम पेड़ काट देंगे, यानी ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जो पेड़ कट जाएगा, तो वो पेड़ गुड्स है। और अगर हमने ऐसे ही बेच दिया है पेड़, एक जमीन है, हम वो जमीन बेच रहे हैं, हमने कहा जी 50 लाख की तो जमीन है और इस पे ये पेड़ भी लगे हुए हैं, इनकी कीमत 2 लाख रुपए है ना, तो 50 लाख तो जमीन के दे दो और 2 लाख पेड़ के दे दो। तब वो पेड़ क्या है? इमूवेबल। और अगर पेड़ काट के बेचना तय हो गया है, लेने से मना कर दिया तो दोबारा से रिपीट कीजिए सर, जो जमीन खरीद रहा है उसने पेड़ लेने से मना कर दिया सर। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि पेड़ किसी और को बेच दें या उसे जमीन भी ना बेचे, है ना भाई। हम तो अभी क्या कर रहे हैं? नेगोशिएशन। अगर वो तैयार हो गया तो जमीन उसको बेच देंगे, नहीं तो कोई और ग्राहक ढूंढेंगे, या पेड़ किसी और को बेच देंगे, जमीन इसको बेच देंगे। तो मान लीजिए जमीन किसी और को बेच रहे हैं और पेड़ किसी और को बेच रहे हैं, तो काट के ही बेचेंगे। तो तब वो पेड़ क्या है? गुड्स। और लगे लगाए पेड़ बेच रहे हैं तो तब वो पेड़ क्या है? प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो गुड्स नहीं है। नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो, यस सर। अब एक और डेफिनेशन आ रही है फ्यूचर गुड्स, इसको हम आगे डील कर लेंगे। क्या है? देखो, गुड्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरे हैं कंटिंजेंट गुड्स, और तीसरे हैं फ्यूचर गुड्स। ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स हैं जो कि इस समय सेलर के पोजेशन में है, जिन पर
सेलर पोजेशन ले चुका है उनको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जिन पर अभी सेलर का पोजेशन नहीं हुआ है, सेलर ने पोजेशन नहीं लिया है, सेलर की ओनरशिप में नहीं है, उन्हें कहते हैं फ्यूचर गुड्स। ठीक है, अगर पोजेस्ड बाई सेलर है, सेलर की पोजेशन में है, तो कहा जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स। और अगर सेलर के पोजेशन में नहीं है तो कहा जाएगा फ्यूचर गुड्स। हो सकता है कि वो गुड्स अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए होंगे, पक्की बात है, लेकिन अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, अभी वो प्रोसेस में है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फ्यूचर गुड्स, है ना। हमने गन्ना काट दिया है, कोल्हू वाले को दे दिया है कि इसका गुड़ बना कर दे दो, गुड़ अभी बना नहीं है, तो वो कैसा गुड्स माना जाएगा? फ्यूचर गुड्स माना जाएगा। गुड़ बन गया, हमारे पास आ गया, तो उसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहेंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स में ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, बीच में रह गया एक कॉन्टिंजेंट गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो कि पैदा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, एक मुर्गी है, वो हफ्ते में 2 अंडे देती है, ये बात तो पक्की है, 2 अंडे देती है, लेकिन कब देगी नहीं पता। दूसरा, कई वीक ऐसे भी आए हैं जिसमें वो अंडे नहीं भी देती, तो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने। ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। जो ये मुर्गी वाला है, ये बायर से कह रहा है कि अब की बार मुर्गी अंडे देगी तो मैं वो अंडे आपको बेच दूंगा, इस हफ्ते में अगर मुर्गी ने अंडे दिए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं दिए तो नहीं दूंगा। लेकिन सिर्फ इसी हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते की नहीं कह रहा, अगले हफ्ते किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, इस हफ्ते अगर अंडे दिए तो आपको दे दूंगा। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कंटिंजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है जी। इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, लेकिन फ्यूचर गुड्स में किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। इनमें केवल और केवल एग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है। ठीक है जी। इनमें केवल एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ओनरशिप भविष्य में ट्रांसफर होगी, अभी नहीं होगी। एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या अंतर है, ये हम आज ही पढ़ने वाले हैं। थोड़ी देर में इसको भी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। आ गया क्वेश्चन? तैयार? रेडी? Yes, sir. लो जी। Yes, sir. Goods means every kind of movable property other than actionable claim and money. Yes, या sir. some kind of immovable property only. Every kind of movable property including actionable claims and money. Sir, A. या Sir, A. Every kind of movable property. Yes, sir. Sir, A. D, sir. अच्छा, डी भी हो सकता है क्या? डी? D, sir. Yes, sir. D हो सकता है। No, यस sir. सर, डी। डी कह रहा है Yes, sir, बोथ हो एंड बी। नो सर। तो क्या Yes, कोई sir, D है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गुड्स हो सकती है? बताना। No, sir. इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो ए है। इस हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए आंसर? ए। ए। कंप्यूटर जी, ए को लॉक किया जाए। यस, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये सही जवाब है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं हो सकती। ओके, चलिए Yes, sir. अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कोनोट गुड्स? कोनोट मतलब इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एज डिफाइंड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मनी, एनिमल, डेट, बोथ ए एंड सी।
ए सर है ना। यहाँ जो ये डेट लिखा हुआ है ना, एक्चुअली इसका मतलब ही एक्शनेबल क्लेम है। ये ध्यान रखना, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इसमें ये ध्यान रखना कि जब यहाँ ये डेट लिख रहा है, वैसे अगर मतलब क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने इसी तरह से दिया है क्वेश्चन, पर अगर हम बिल्कुल शुद्ध रूप से देखें तो इसका सही जवाब मनी होना चाहिए। लेकिन मैंने इंस्टीट्यूट के एमटीपी और बुक में देखा है तो उन्होंने डी लिखा हुआ है। मैंने इसमें जो आंसर लिखा है वो लिखा है जो बिल्कुल शुद्ध रूप से सही है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है ना, हमें इंस्टीट्यूट का सम्मान करना पड़ेगा। अगर एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो इंस्टीट्यूट ने इसका जवाब डी बताया है, ठीक है। अगर यहां पर एक्शनेबल क्लेम लिखा हो फिर तो कोई शक ही नहीं रह गया, फिर तो डी बिल्कुल सही है ही, है ना। वैसे अगर कहीं और आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब ए होना चाहिए, क्योंकि हर तरह का डेट एक्शनेबल नहीं होता, ठीक है ना। पर ध्यान रखोगे, यस सर। पक्का वादा, यस सर। पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। यस सर। Which of the following is या are not included in the meaning of goods as defined in the Sale of Goods Act? एक्शनेबल क्लेम एंड लीडर टेंडर मनी अभी तो वही नहीं आए आ ऑप्शन, जाएंगे। आ जाएंगे। कह रहा है नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखना है ना। बोलो, डी सर डी। बोथ बी एंड सी सही जवाब है। अच्छा, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल खोल के बैठ गए हैं कोई ना कोई। ओहो भाई, ये नहीं करनी, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, है ना। पकड़े गए। चलो, गुड्स एज डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट विल इंक्लूड रेयर कॉइन, गुडविल एंड मनी, growing crops agreed to be severed before sale, old coins and copyright, goodwill, copyright, patent and foreign currency, both B and C। डी। डी होगा। इस फॉरेन करेंसी को देखकर, यहां लिखा है करेंसी, और मैंने बताया था करेंसी, तो कई बार स्टूडेंट करेंसी देखकर कंफ्यूज हो जाता है। फॉरेन करेंसी इज नॉट मनी, ठीक है ना। हमारे लिए वो मनी नहीं है, आरबीआई थोड़ी छापता है फॉरेन करेंसी। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? बी। बी, सर डी। बी सर। डी फॉर दिल्ली। चलो, डी फॉर डेल्टा, बोथ बी एंड सी, है ना। हाँ, ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें, बी है ये ना। आंसर नहीं है, सही जवाब है डी। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, फॉरेन करेंसी, ये भी गुड्स हैं। और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल, ओल्ड कॉइन और कॉपीराइट भी गुड्स हैं। कोई कुछ पूछ रहा है शायद। लीगल टेंडर करेंसी क्या होती है? लीगल टेंडर बेटा, लीगल टेंडर करेंसी का मतलब होता है वो मनी जिसमें कितना भी अमाउंट पे किया जा सकता है। जैसे भारत में जो नियम है वो ये है कि आप 50 पैसे या उससे ऊपर के कॉइन्स में या नोट्स में कितना भी पेमेंट कर सकते हैं। 50 पैसे से कम की अगर कोई करेंसी चल रही है तो उस पर आप केवल 100 रुपए तक का भुगतान या पेमेंट कर सकते हैं। लीगल टेंडर का मतलब वो करेंसी, वो मनी, वो इंडियन मनी जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी को 1 लाख रुपए देने हैं और आप 1-1 रुपए के 1 लाख सिक्के उसको दो, तो वो लेने से मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं 1-1 का सिक्का नहीं लूंगा। दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। एक केस में वो शायद एप्पल और सैमसंग के बीच में था। सैमसंग ने किया था सर, है ना। और सैमसंग वो मुकदमा हार गया था और उसको कंपनसेशन देना पड़ा था। तो $40,000 शायद ऐसा कुछ था, वो उसने सेंट्स में 25 जो क्वार्टर सेंट होता है ना, 25 पैसे समझ लो, उसमें पे कर दिए थे। तो उन्हें गिनने में बहुत दिक्कत आई थी। गिनते रहो बैठ के। हाँ, वो गिनने में मतलब उसको काफी
नुकसान हुआ, पैसे देने पड़ गए थे। और सर है ना? सहारा ने एक- भी सर पेपर वर्क किया था ऐसा कुछ। अच्छा, सारा ने भी करा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कॉपीराइट वाला, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दोबारा से पूछ लेंगे। माइक्रोफोन ऑन करके भी पूछ सकते हैं। जिन्होंने कॉपीराइट वाला क्वेश्चन पूछा है वो एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन पूछ लें। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन अभी जिंदा है। सर कंटिंजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, वो तो डाइसी गुड्स हैं। अच्छा, ये था क्वेश्चन। देखो, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, है ना, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि ये वैलिड तो हैं, हाँ इनका परफॉर्मेंस डिलेड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेम उसी ग्राउंड पर कंटिंजेंट गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। हाँ, ये भी आपको याद होगा कि अगर उस वो इवेंट होना असंभव हो गया या दिए गए समय में वो इवेंट नहीं हुआ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ना। ये हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। ठीक ऐसा ही यहां पर है। एक मुर्गी हर हफ्ते 2 अंडे देती है, कभी देती है कभी नहीं भी देती है। बायर ने, सेलर ने ये एग्रीमेंट करा कि अगले हफ्ते अगर ये 2 अंडे देगी तो मैं अंडे आपको बेच दूंगा। अगले हफ्ते मुर्गी ने अंडे नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, और दे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एनफोर्सेबल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पर निर्भर करता है। याद आ रहा है कुछ कुछ हमने पढ़ा था ऐसा। Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, याद आया। इसी वजह से फ्यूचर गुड्स कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, समटाइम्स में बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांस। सोच समझ के बताना। यहां जो सेल लिखा है इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूचर गुड्स में तभी होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। ए सर। ऑप्शन ए ऑप्शन लॉक सर किया जाए। एग्रीमेंट हो सकता है जी सर। पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ए ऑप्शन हो सकता सर है। बी। नहीं सर। नहीं सर बी होगा। आगे गच्चा। फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता, है ना। Yes, sir. ठीक। एग्जिस्टिंग गुड्स में हम गुड्स को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक चैप्टर में इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक हिस्सा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 हिस्से हैं। ये आपको तभी समझ में आते हैं जब आपको ये 3 तरह के गुड्स समझ में आ जाए। अगर आपको ये 3 तरह के गुड्स नहीं समझ में आए तो फिर आपको ये 2 हिस्से भी समझ में नहीं आएंगे। ना तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आएगा और ना ही परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझ में आएगा। सुनिए, ये 3 तरह के होते हैं। एक है अनएसर्टेन्ड। अनएसर्टेन्ड मतलब जो कि अभी तक तय नहीं है, अलग नहीं किए गए हैं। दूसरे एसर्टेन्ड जो कि छांट लिए गए हैं, अलग कर लिए गए हैं, छांट लिए जाएंगे या अलग कर लिए जाएंगे। और स्पेसिफिक गुड्स जो छांटे जा चुके हैं, अलग किए जा चुके हैं। टेक्निकली अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो कहता है वेयर द गुड्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड। हम ये कह सकते हैं कि अभी तक ये गुड्स छांटे नहीं गए हैं, है ना। आप बाजार में गए, एक सब्जी वाला है, उसके पास टमाटर है। आपने उससे कहा कि हमें टमाटर चाहिए। अभी तक टमाटरों का अलग से कोई सेपरेट करे जाने का प्रोसेस नहीं हुआ है। वो सभी टमाटर, आपका जो 1 किलो वाला टमाटर है वो भी उन्हीं टमाटरों का हिस्सा है। आप किसी दुकान में जाते हैं एक टीवी खरीदने, चारों तरफ टीवी लगे हुए हैं। अभी आप जो टीवी खरीदना चाहते हैं वो उन सैकड़ों टीवी का हिस्सा है।
यानी गुड्स कैसे हैं? अनएसर्टेन्ड, अभी तक छांटे नहीं गए हैं। दूसरा, अगर गुड्स छांट लिए जाए, कह रहा है एसर्टेन्ड गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर द टर्म्स डिसाइड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, और फिर बायर ने सेलर को कहा कि मेरे गुड्स मेरे घर भिजवा देना, या मेरे गुड्स मैं कल ले जाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो बाजार होते हैं ना, वो होलसेल के होते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जो होलसेल के बाजार हैं। यस जैसे सर। एक बाजार है खारी बावली, है ना, Yes, sir. वहां ना सदर ड्राई बाजार। फ्रूट्स की का बाजार है वो, वहां लोग ड्राई फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, वो भी होलसेल में। अब जो दुकानदार है वो क्या करता है, अपने काउंटर पर छोटी छोटी कटोरियों में ड्राई फ्रूट्स रखता है। ये वाला बादाम है, ये वो वाला बादाम है, ये वाला छुआरा है, ये वो वाला छुआरा है, ये फलाने टाइप का किशमिश है, ये फलाने टाइप की किशमिश है, ऐसे करके रखता है। छोटी छोटी कटोरियां बहुत सारी, आप देखोगे तो मतलब बादाम में ही 10 तरह की वैरायटी दिखा देगा, किशमिश में ही 15 तरह की वैरायटी दिखा देगा, सब रखा हुआ है, सब पे प्राइस लगा हुआ है। आप गए, आपने कहा जी इस तरह की मेरे को 500 किलो किशमिश चाहिए, ठीक है जी। जैसे आपने किशमिश पसंद कर ली, है ना, और उसके गोडाउन में रखी हुई है 10,000 केजी किशमिश, उसी में से निकालेगा वो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो उस समय हो गया जिस समय आपने कहा जी ऐसे वाली किशमिश बताओ क्या रेट, कॉन्ट्रैक्ट तो उस समय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया। लेकिन आपके गुड्स अभी तक अलग नहीं किए गए। आपकी 500 किलो किशमिश उस 10,000 किलो का हिस्सा है, उसमें से निकाली जाएगी। यानी कि एसर्टेन्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद अलग किए जाते हैं, ठीक। और तीसरा है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते वक्त अलग किए जा चुके हैं। जैसे आपको एक चिप्स का पैकेट लेना है, आप दुकान पर गए, आपने चिप्स का पैकेट उठा लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, है ना। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस समय आप गुड्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं बाकी ढेर से। अब उसमें कुछ करना थोड़ी, चिप्स का पैकेट है, उठा लिया, अलग हो गया, जाके दुकानदार को पेमेंट कर दिया। तो अगर कोई गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद छांटे जाएंगे तो वो कहलाएंगे एसर्टेन्ड, और वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते वक्त छांट लिए गए हैं दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। Specific goods. ध्यान आ गया सब? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. एग्री कॉन्ट्रैक्ट के बाद छांटे जाएंगे, कौन से? 10 good. एसर्टेन्ड। कॉन्ट्रैक्ट Ascertained होते समय छांट लिए गए हैं Specific goods. Specific goods. स्पेसिफिक गुड्स, Specific goods. अभी छांटे ही नहीं गए हैं। Unasserted. वेरी गुड। फिर हम बात कर रहे हैं डिलीवरी की। जैसा हमने शुरू में ही पढ़ा, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज कॉल्ड डिलीवरी, और हम इसे स्पेशल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सुनो, डिलीवरी 3 तरह की होती है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मान के चलो क्वेश्चन आएगा। 3 तरह की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है? एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है फिजिकल डिलीवरी। गुड्स आपको फिजिकली दे दिए गए। जैसे अभी हमने बात की कि आप सब्जी मंडी गए और सब्जी मंडी में आपने कहा भैया 1 किलो टमाटर तोल दो, उसने 1 किलो टमाटर तोलकर आपके हाथ में दे दिए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। गुड्स एक्चुअली आपके हाथ में आ गए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी।
सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी वहां मानी जाती है जहां आपको गुड्स तो नहीं दिए गए, लेकिन आपको चाबी या कोई टोकन या कोई डॉक्यूमेंट दे दिया गया जिससे कि आपके पास गुड्स की ओनरशिप आ गई। एक गोडाउन है जिसमें 10,000 बैग ऑफ राइस रखे हैं। 10,000 कहां हुए, अब हुए 10,000। तो 10,000 बैग आपको हाथ में नहीं पकड़ाए जा सकते। उसकी डिलीवरी Yes, कैसे sir. होगी? आपको गोडाउन की चाबी दे दी या आपको गोडाउन के डॉक्यूमेंट्स, वो राइस के डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां चले जाओ रेलवे यार्ड में, वहां रखें, वहां से जाके आप उठा लो। तो इस तरह की जो डिलीवरी है उसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। अक्सर आपने देखा होगा गोलगप्पे चाट वाले की दुकान पर आप गए और आपने कहा भैया 2 प्लेट गोलगप्पे, उसने आपको 2 टोकन पकड़ा दिए। इसका मतलब क्या है? टोकन चबा चबा के खा जाओ? नो सर, टोकन से मिलेंगे। टोकन से गुड्स मिलेंगे। टोकन इज इक्विवेलेंट टू गुड्स। ये टोकन गुड्स के बराबर है। जब Yes, तक sir. टोकन आपके पास है, गुड्स आप ले सकते हो। इसे कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबल है वो किसका? गुड्स के डिलीवरी का। तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये तब माना जाता है जब कोई थर्ड पर्सन एक्सेप्ट गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर और कंटिन्यू द पोजेशन ऑन बिहाफ ऑफ बायर। आपको तो नहीं मिला, लेकिन किसी और ने आपके बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लिया, या वो आपको बता रहा है कि गुड्स अब मैंने आपके बिहाफ पे होल्ड कर लिए हैं। जैसे ए ऑफ मुंबई, ए रहता है मुंबई में और बी रहता है कोलकाता में। ए के पास कुछ टिम्बर है ना, लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियों के लट्ठे हैं। ये कहां रखे हुए हैं उसने? ये उसने रखे हैं ऋषिकेश में, वहीं पड़े हैं सालों से। और इसका एक चौकीदार है जो इनकी चौकीदारी करता है, मिस्टर सी। ये सारे के सारे टिम्बर बी ने ए से 10 लाख रुपए में खरीद लिए हैं। ठीक है जी। इसने सेल कर दिया, इसने बाय कर लिया। और फिर ए ने सी को बताया भाई मैंने ये लकड़ियां बेच दी हैं, अब ये लकड़ियां तुम्हारे पास बी की अमानत है। और सी ने बी को कॉल किया कि साहब आपकी लकड़ियां मेरे पास रखी हैं, अब तक मैं उन लकड़ियों को ए के बिहाफ पर होल्ड करता था, अब मैं आपके बिहाफ पर होल्ड करता हूं। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ में आ गई तीनों बात? यस सर। सबसे ज्यादा ना ये वाला पूछता है, Yes, sir. सिंबॉलिक डिलीवरी पूछता है सबसे ज्यादा। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मींस ऑफ टोकन की डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, सबसे ज्यादा पूछता है इसके बारे में। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। जाग जाओ, Okay, जाग sir. गए? Good morning, sir. यस सर। Yes, sir. गुड मॉर्निंग। यस सर। फॉर अ वैलिड Good morning, कॉन्ट्रैक्ट sir. ऑफ सेल, डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, ऑल। D, sir. Sir, D, all of these. D, sir. D. पक्का? Sir, D. Yes, sir. एक्चुअल डिलीवरी होती है कुछ? Yes, sir. हाँ, सिंबॉलिक भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। यस सर। तो सही जवाब है भी होती है। डी, यानी ऑल ऑफ दीज। डिलीवरी All of ऑफ these. कीज ऑफ गोडाउन वेयर गुड्स आर केप्ट अमाउंट टू। Sir, symbolic. इसको देख के तो समझ में आई गई होगी बात। Symbolic.
है ना? सिंबॉलिक डिलीवरी। हाँ, देख लेते हैं। डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, symbolic कंस्ट्रक्टिव delivery, डिलीवरी, ऑल ऑफ दी सही जवाब है बी, सिंबॉलिक सर बी डिलीवरी। बी Sir, B. देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी। थ्री सर ए सर ए सर, ए बिल्कुल सही जवाब है, ए बिल्कुल सही जवाब। सर ऑप्शन मत दो अब। बहुत एक्सपर्ट बन रहे हो। ये एक्सपर्टीज एग्जाम में दिखाना यस सर। और Yes, नंबर sir. लेकर आना 100% लॉ में, और फिर आना Yes, मुझे sir. मिठाई खिलाने। बस उस दिन कहूंगा हाँ अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, समझे? उससे पहले मत कहो ये बात। अभी टेस्ट Okay, बाकी है sir. बेटा, है ना? यस सर। अभी दिल्ली दूर है, समझे? सब दिल्ली में ही है। सर हाँ, तुम तो दिल्ली में हो, ये तो कहावत है। देखो, अच्छी बात है कि आप बिना ऑप्शन दिए भी सही आंसर जानते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने तैयारी करी हुई है, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप जवाब दे पा रहे हो। लेकिन एग्जाम में आप क्या पढ़ाते होता बहुत अच्छा है, इसलिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना मेंटल प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर। परफॉर्म करना है, इतना ही टाइम है, इतने टाइम में सारे, उस समय ना थोड़ा सा पजल होना स्वाभाविक हो जाता है। उस गड़बड़ में हम कई बार सही आंसर को भी गलत कर देते हैं। एमटीपी की बात मत करो, राइट सर। वो तो इतना गंदा लिखा है इंस्टीट्यूट ने, है ना, Yes, कि उसकी कोई हद नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी सर आंसर, हमें भी आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ कुछ भी, एनीथिंग। ए सोल्ड कार टू बी, और नीचे दे रखे ऑप्शन, बी कैन रिटर्न द कार, बी कैन नॉट रिटर्न। अरे क्या बकवास है ये, है कुछ भी ऐसा तो थोड़ी होता है यार, इंस्टीट्यूट हो। बी सीरियस, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई जीजा चाली का। कुछ भी दे रहा है, बच्चा बेचारा पजल हो रहा है, सर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। मैंने तो ये लगाया था, ये गलत बता रहा है। हाँ, ऊपर से गलत बताता है सही को। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का जब पेपर बनता है तो उसकी अच्छी स्क्रूटनी होती है, वहां ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 50 ही तो क्वेश्चन रखने हैं। यस अब सर। यहाँ एमटीपी बनाने में इंस्टीट्यूट के ऊपर भी ये दबाव रहता है कि 2000 क्वेश्चन देने हैं, 1000 क्वेश्चन देने, तो कुछ भी कूड़ा उठा के पटक देते हैं, लो जी। पर एग्जाम में तो 50 क्वेश्चन चुनने हैं, है ना? और एग्जामिनर जो है बैलेंस रखता है, पेपर अच्छा पेपर बनाता है, ताकि पढ़ के आया बच्चा तो पक्का पास हो जाएगा, है ना? लेकिन Yes. पूरे नंबर है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट पास होना नहीं है, यस सर। हमारा Yes, टारगेट sir. तो पूरे नंबर है। आपका टारगेट पूरे नंबर है, और मेरे टारगेट है मिठाई खा। मिठाई, है ना? देख लो, सोच लो। मिठाई। हाँ, मिठाई आनी चाहिए। चलिए, कौन एग्रीमेंट सी? टू सेल पर, ये तुम खिला दो। ये पहले भी बताया था मैंने, ये प्रश्न जो है पहले भी आ चुका है। मांग रहे हैं बच्चे कि कौन सी हाँ, कि मिठाई खाओ। जो आपके आसपास लोकल मिठाई अच्छी होती हो, है ना? आज ही एक स्टूडेंट इंटरमीडिएट की घर से लौटी है, तो वहां उसके घर के पास संदेश मिठाई बनती है, बहुत टेस्टी थी। वैसी नहीं लानी जनरल के, वहां से ले आए, बीकानेर वाला से ले आए, हल्दीराम से, नहीं नहीं नहीं, जो आपके शहर में आपके आसपास बेस्ट लोकल चीज बनती हो, है ना? Yes, sir. अच्छी हो लेकिन खाने लायक हो। हाँ। जी सर। लोकल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम सड़क पे ही बैठा है कोई आदमी। देसी घी लोकल का का लाइन। मतलब है आपके सर, लड्डू आसपास जो वाले फेमस हो, रोटी। है ना? जैसे सर, बागपत देसी वाला घी का गाजर का हलवा। देसी घी का गाजर का हलवा तो घर में ही बन जाएगा, सबसे अच्छी बात है Yes, sir. है ना? Yes, अभी sir. कुछ बच्चे बागपत से आए थे, तो वो बालूशाही लेकर आए, बोले जी हमारे यहाँ की ये फेमस है। सर मीठा के बाद मैं नमकीन लेके आऊंगा, लिट्टी चोखा। बहुत बढ़िया, सही बोला आपने। मिलके खाएंगे। बता देना उस दिन मैं लंच नहीं लाऊंगा, ठीक है? ओके। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर। बायर और सेलर ये एग्री कर रहे हैं कि बाकी सब बात ठीक है, गुड्स यही है, प्राइस इतने हैं, सब ठीक है, लेकिन ओनरशिप अभी नहीं लेंगे।
ओनरशिप लेंगे उस दिन। हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ना श्राद्धों में नए कपड़े नहीं खरीदते, यस सर। लेकिन मान लीजिए कोई चीज पसंद ही आ गई, खरीदनी है, अच्छा श्राद्धों भी के नहीं बाद देते। कोई ले गया तो उसे कुछ एडवांस भी दे नहीं दो कि ये मेरी हो गई चीज, लेकिन लेकर कब जाऊंगा? श्राद्धों के बाद, श्राद्धों के नवरात्रों में। बाद। श्राद्ध के बाद। तो ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है जी। आफ्टर लैप्स ऑफ सम टाइम प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, या आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। इसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ध्यान रखना ये तीनों बात, फ्यूचर, लैप्स ऑफ टाइम, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। इस पर भी एमसीक्यू आ जाता है कि इन तीनों में से कौन सा एग्रीमेंट टू सेल है, तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। है ना, या इन तीनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रख देगा, कहेगा इन तीनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का नहीं है, तो वो पहचान लेना आप, है ना। आफ्टर लिखा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो भूल ही जाओ। डिफरेंस तो नहीं आता आपके यहां, है ना, एमसीक्यू आएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें निकल के आ सकती हैं जिन पर एमसीक्यू बन जाता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल। पहला ये कह रहा है इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं होगी। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? इमीडिएटली, अभी के Hand अभी, to hand. हाथ के हाथ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। और एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट, लेप्स ऑफ टाइम, आफ्टर फुलफिलिंग सम कंडीशंस। 2, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एग्जीक्यूटेड में भी एग्जीक्यूटरी दोनों हो सकते हैं, है ना, बट इंस्टीट्यूट ने एग्जीक्यूटेड लिखा है तो हम एग्जीक्यूटेड ही लिखकर आएंगे। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में कोई बाधा नहीं है, ये तो हमेशा एग्जीक्यूटरी ही होता है। एग्जीक्यूटेड मतलब जिसमें दोनों पार्टीज अपना अपना काम कर चुकी हैं। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें किसी एक पार्टी का काम अभी बाकी है या दोनों का ही बाकी है। एग्रीमेंट टू सेल में तो पक्की बात है कि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर हुई नहीं है, पक्की बात है ना। तो Yes, ये तो sir. एग्जीक्यूटरी ही होगा। लीगली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, बट हमारा आंसर है एग्जीक्यूटेड। इट क्रिएट राइट इन रैम। राइट इन रैम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, 2 तरह के राइट होते हैं। सब लोगों के खिलाफ अधिकार आपको मिल जाते हैं जैसे ही आपके पास ओनरशिप आ गई। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आप केवल सेलर से लड़ सकते हैं, बस। सेलर ने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया लेकिन गुड्स किसी और को बेच दिए, तो आप उस थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर सकते। आपके पास केवल राइट इन पर्सोनेम आता है। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। खरीदने के बाद गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स अगर खराब हो गए, चोरी हो गए, तो रिस्क उसका है जो ओनर है, और ओनर बन चुका है बायर, है बायर। ना। बायर के पास ओनरशिप इमीडिएटली आ चुकी है, यस सर। तो नुकसान कौन भुगतेगा? बायर। बायर। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी ओनरशिप सेलर के ही पास है, तो रिस्क कौन सेलर। भुगतेगा? सेलर। सेलर। है ना। तो ऐसा एमसीक्यू बन सकता है। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल द रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन इज बोर्न बाई, तो सेलर लगा देंगे, है ना। या सेल इज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये लगा देंगे। 5वां, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। सेलर ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है, ओनरशिप बायर को जा चुकी है, अब सेलर ओनर नहीं रहा है, तो वो गुड्स आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में कह रहा है कि आपका एग्रीमेंट तो हो गया था, लेकिन सेलर ने बदतमीजी दिखाई, सेलर ने माल बेच दिया किसी और को, और जिसने खरीदा उसको पता नहीं है,
कि ये गुड्स पहले से बिक चुके हैं, उसकी क्या गलती है बेचारे की। तो बायर जो है उस थर्ड पार्टी से नहीं लड़ सकता। बायर केवल क्या कर सकता है, बायर सेलर से लड़ नुकसान सकता है। के लिए सेलर को जिम्मेदार ठहरा सकता है। वो गुड्स जो हमने 10,000 रुपए में एग्री कर लिए थे, वो हमें कहीं दूसरी जगह से 12,000 में खरीदने पड़े, तो हम 2,000 रुपए के लिए उस पर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट केस खरीद कर के ले गया गुड फेथ में, उस पर कोई मुकदमा हम नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ होता और सेलर ने किसी और को माल बेच दिया होता, तो हम उस थर्ड पार्टी से भी रिकवरी कर सकते थे, क्योंकि वहां आपको मिला है जस्ट इन रैम। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं इन्हीं डिफरेंसेस में, एक और बात समझ लो। ये कह रहा है इंसॉल्वेंट कौन होता है, पता ही होगा आपको इंसॉल्वेंट कौन होता है। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपनी लायबिलिटीज को ऑर्डिनरी कोर्स में रीपे नहीं कर पा रहा है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में अपनी लायबिलिटी रीपे नहीं कर पा रहा है ना। सीज्ड, अब नहीं कर पा रहा। कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए भी ये शब्द आया था, है ना, सीज टू बी एनफोर्सेबल। अपने डेट्स नहीं चुका पा रहा है जो ड्यू हो चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ये रहा इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट के रिलेशन में एक बात समझ लो, जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है। कोर्ट क्या अपॉइंट करता है, ऑफिशियल ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसका काम क्या होता है ऑफिशियल रिसीवर का, कि इंसॉल्वेंट के पास जो जो एसेट है उसकी लिस्ट बनाए, प्लस क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाए। पहला काम तो ये, किस किस चीज की लिस्ट बनाएगा, एसेट्स की और और क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स की। ठीक है जी। फिर क्या करता है ये ऑफिशियल रिसीवर, ये इन एसेट्स को बेचता है और बेच के कन्वर्ट कर देता है कैश में, मनी में। ठीक है जी, लिक्विड मनी में। लिक्विड में। फिर जो पैसा आया उसे किनको दे देगा, उनको दे देगा क्रेडिटर्स को। जो इसके क्रेडिटर्स है। ठीक है जी। क्रेडिटर्स को अक्सर पूरा पैसा नहीं मिलता। यस मान लीजिए सारा का सारा एसेट बेचकर, मतलब इसके ऊपर जो ड्यूज थे, लायबिलिटी थी, वो थी 5 लाख, ठीक है, और एसेट रिकवर हुए लेटेस्ट से 1,25,000, तो एक इक्विटेबल सबको डिविडेंड बनाया जाता है। 25,000। मतलब सब लोगों को 25-25% मिलेगा। लेटेस्ट से ये ए है और इसके 1 लाख रुपए ड्यू हैं, तो इसको कितने रुपए देंगे, इसको 25,000, 25,000। है ना। इसके 50,000 ड्यू हैं, तो इसको कितने देंगे, 12,500, है ना, समझ गए। तो ये जो पैसा कम ले रहे हैं इसे कहते हैं इक्विटेबल डिविडेंड। ठीक है जी। ये मैंने इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि अभी सेल और एग्रीमेंट टू सेल में बायर के इंसॉल्वेंसी की बात आएगी। देखो क्या कह रहा है, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, पहले डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस विल बी बोर्न बाय बायर इवन दो दे मे बी इन पोजेशन ऑफ सेलर। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो रिस्क होगा किसका, सेलर का। फिर कह रहा है इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, ओनरशिप बायर के पास चली गई और बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो अब क्या होगा, बायर के ऊपर ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा और वो ऑफिशियल लिक्विडेटर बायर के सभी एसेट्स को बेचेगा। जो गुड्स ये खरीद चुका है वो तो इस इंसॉल्वेंट बायर के हो गए, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, तो ऑफिशियल रिसीवर जो है उस गुड्स को बेच सकता है जो कि बायर खरीद चुका है। ये कह रहा है इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेमेंट इज मेड
द सेलर हैज टू डिलीवर टू द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर। अच्छा, सेलर को क्या मिलेगा? पूरा प्राइस मिलेगा क्या? नो सर। क्या मिलेगा? इक्विटेबल डिविडेंड। ठीक है। और अगर मान लो बायर इंसॉल्वेंट हो गया एग्रीमेंट टू सेल में, तो क्या ऑफिशियल लिक्विडेटर सेलर से गुड्स ले लेगा? नहीं, क्योंकि अभी नो तक सर। ओनरशिप सेलर के ही हाथ में है। सेलर ये कह सकता है पूरे पैसे दे दो, गुड्स ले जाओ, है ना। तो सेलर गुड्स देने से रिफ्यूज कर सकता है क्योंकि ओनरशिप अभी तक सेलर के ही पास है। अच्छा, मान लो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो क्या सेलर का ऑफिशियल रिसीवर गुड्स बेच देगा बायर वाले? ना, नहीं बेच सकता। बायर ऑफिशियल रिसीवर से कह सकता है कि भाई ये गुड्स मेरे हैं, ये मत बेच देना, है ना, पैसे ले लो, गुड्स दे दो, ये गुड्स तुम नहीं बेच सकते। और अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ था और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर नहीं कह सकता कि ये मेरे गुड्स हैं, क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। सेलर इज लाइबल टू पे सेल टैक्स, सेलर इज नॉट लाइबल टू सेल टैक्स, ये तो छोटी सी बात है। क्वेश्चन आ गए, लो सुनो। ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स एग्रीमेंट टू सेल, डज नॉट इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल, इंक्लूड ऑप्शन ए। ए है ना, क्योंकि एग्रीमेंट से ही क्या बनेगा? एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है जी, ठीक। इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट टू सेल। एन एग्रीमेंट टू सेल इज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। सर ए। ए सर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बी तो नहीं है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट। ए ए एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट टू सेल इज, अरे सर, repeat ए। हो गया, सर ए। रिपीट। चल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है ये सेक्शन 5(1) में बताया गया है, हम पहले डिस्कस कर चुके। वैसे ये कह रहा है एक व्यक्ति तो ऑफर टू बाय करता है या ऑफर टू सेल करता है ना। बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, गुड्स होने चाहिए, प्राइस होना चाहिए, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। बायर ने ऑफर करा, सेलर ने एक्सेप्ट कर लिया, सेलर ने ऑफर किया, बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी, हो सकता है डिलीवरी तुरंत हो जाए गुड्स की, हो सकता है इमीडिएटली पेमेंट भी हो जाए, लेकिन ये कंपलसरी कंडीशंस नहीं है। हो सकता है पेमेंट अभी हो जाए, डिलीवरी बाद में हो सकता है डिलीवरी अभी हो जाए, पेमेंट बाद में हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट दोनों बाद में हो। ठीक है ना, ये कह रहा है बोथ में भी पोस्टपोन, दोनों बाद में भी हो सकती हैं, दोनों पहले भी हो सकती हैं, दोनों साथ साथ भी हो सकती हैं, दोनों आगे पीछे भी हो सकती हैं। यानी कि पेमेंट और डिलीवरी से सेल की सेहत पर असर नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी मेड इन राइटिंग, राइटिंग में भी कर सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ यानी एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों हो सकते हैं। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एयरपोर्ट पर लगी हुई है या मेट्रो में लगी हुई है, तो वहां तो कोई बोलने लिखने की जरूरत ही नहीं है, नोट डालो, सामान बाहर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा गुड्स होते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑलवेज, तो आंसर होता है गुड्स। इसमें एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। अगर गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से पहले खराब हो गए तो क्या होगा, और गुड्स एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद खराब हुए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने से पहले खराब हुए तो क्या होगा, है ना। अब हम धीरे धीरे ओनरशिप के डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं, रिस्क के तरफ चल रहे हैं। सेक्शन 7 कह रहा है वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर ना तो सेलर को पता है ना बायर को पता है कि भाई जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय गुड्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। याद कीजिए
बाइलेटरल मिस्टेक, यस सर। ना सेलर को पता है ना बायर को पता है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाइलेटरल मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। ये कह रहा है कि एक सब्जी वाला है, बनाना वाला है, उसने बनाना बेचने का एग्रीमेंट किया है, लेकिन जिस समय एग्रीमेंट हो रहा है उस समय वो सभी बनाना फेल्ड टू आंसर दैट डिस्क्रिप्शन, है ना। एक बड़ी अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है, देखो, नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। जो गुड्स का वर्णन जिस प्रकार दिया गया था, अब वो गुड्स वैसे नहीं रहे, जैसा वर्णन जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। देखना जरा, कैसे थे केले, ऐसे, और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो कैसे हो गए, ऐसे। ये वाले केले और ये वाले केले एक जैसे हैं क्या? नो सर। गुड सेल से पहले डैमेज हो चुके थे, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वॉइड। और गुड्स अगर सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट के बाद खराब हो जाए, और कह रहा है ना तो बायर का कोई फॉल्ट है ना सेलर का कोई फॉल्ट है, तो वो नुकसान कौन उठाएगा? ठीक है ना, नुकसान तो उठाएगा सेलर। क्यों? क्योंकि अभी तक ओनरशिप बायर को पास नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो वो गुड्स तो खराब हो गए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। प्राइस कैसे तय होता है? किसी भी गुड्स का प्राइस या तो पहले से तय हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बायर और सेलर आपस में तय कर सकते हैं, और अगर थर्ड पार्टी से भी गुड्स के प्राइस को तय कराया जा सकता है, किसी वैल्यूअर से, किसी एक्सपर्ट से, ऐसे भी तय कराया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि हम कहें भाई हम बाद में प्राइस तय करेंगे। जैसे एक होता है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई साल में अगर तुम 10,000 यूनिट खरीदोगे तो मैं 80 रुपए की एक यूनिट दूंगा, 1 लाख यूनिट खरीदोगे तो मैं 70 रुपए की एक यूनिट दूंगा, और अगर तुम 1 लाख से भी ज्यादा खरीदोगे तो मैं तुम्हें 60 रुपए की एक यूनिट दूंगा। तो ये क्या है, कोर्स ऑफ डीलिंग पर निर्भर करेगा कि प्राइस कितना होगा। तो प्राइस बायर और सेलर भी तय कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी पर भी छोड़ सकते हैं, या कोर्स ऑफ डीलिंग में भी प्राइस तय हो सकता है। अगर प्राइस तय नहीं है तो रीजनेबल प्राइस बायर को देना होगा। ठीक है जी, अगर प्राइस तय नहीं है तो रीजनेबल प्राइस बायर को देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आज हम यहीं पर लेक्चर को समाप्त करेंगे। इसके बाद ओनरशिप के ट्रांसफर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, और इसके अलावा अनपेड सेलर, कंडीशंस एंड वारंटीज, ये भी हमारे पास हैं, है ना। तो हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कंडीशन एंड वारंटी और अनपेड सेलर, हम वो पहले कवर करेंगे। परफॉर्मेंस और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम बाद में कवर करेंगे तीसरी क्लास में। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी सर। मंजूर? यस सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है जी, तो अगली क्लास के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे, और पिछली क्लास में जो टेस्ट गया था उसकी आंसर की नहीं जा पाई थी किसी वजह से, वो अभी भेज रहे हैं, प्लस आज का भी टेस्ट अभी आपके पास आ जाएगा, और आंसर की भी तुरंत आपको भेज दी जाएगी। तैयार? यस सर। जी चलो देखते हैं कौन कितने नंबर लेकर आएगा। सिर्फ आज वाले टेस्ट के नंबर भेजना, पिछले वाले टेस्ट के नंबर मत भेजना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके सर।